अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की। और इस वक्त हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आगे मार्केट कैसी परफॉर्म करेगी और किस तरह से, अगर हम स्टॉक्स के हवाले से भी बात करें तो कौन से स्टॉक्स जो है किस तरह से जो है वर्किंग करेंगी, सारी बातें हम करेंगे जी हाँ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जी हाँ, फवाद बसीर साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं के ट्रेड में। और जो है उनसे हम जानेंगे और उनसे हम बात करेंगे और जो है मार्केट का क्या ध्यान उनको लग रहा है, इसके हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे जी। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि एक मार्केट का जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा। देखें, अभी सिंस टुडे द मार्केट क्लोज एट 184,000 पॉइंट्स प्लस देन अराउंड दैट, एंड इट वाज अप 480 पॉइंट्स। और दिन में हमने देखा कि इंट्राडे इट वाज एट वन पॉइंट इन टाइम प्लस 1500 प्लस 1600 पॉइंट्स एज वेल। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले तकरीबन 6 महीने में अब सिंस फेब्रुअरी मार्केट हमारी काफ़ी प्रेशर में थी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। हम्म। And now that we are moving towards towards clarity and with a clear roadmap, आई थिंक वो सारी एम्बिग्विटीज खत्म हो गई हैं। बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं कि इस दौरान मार्केट 148 तक भी गई थी, 150 भी तोड़ दिया था उसने और लो बनाया था अराउंड दैट लेवल। एंड इट हैज रिकवर्ड ऑलमोस्ट 40,000 पॉइंट्स सिंस देन दैट पॉइंट। और एज ऑलवेज जो रिकवरी वाले आइटम्स थे, आपके जो सेक्टर्स थे, दैट हैज बिन particularly banks, that have been E&P companies, cements. So across the board there has been a broad based recovery, and बहुत सारी इकोनॉमिक हर्डल्स जो जिसके लिए पर्टिकुलरली हमने इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज किया था, वो एक रीज़न था जो बैंक्स की परफॉर्मेंस को हिट किया था जिसने। तो एक वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा नाउ वंस ऑल दीज हेडविंड्स हैव सॉर्ट ऑफ अबेटेड, और सबसे बड़ा कंसर्न जो था हमारा इन्फ्लेशन का, उसके ऊपर भी बहुत अब पॉजिटिव आउटलुक आने लगा है। एंड हम लोगों ने जो पहले एकदम से 80, 90, इवन $100 अपने मॉडल्स के अंदर अज्यूम कर रहे थे, वो वापस प्री वॉर लेवल्स पे आ चुके हैं अब। और उस बेसिस पे करें तो इन्फ्लेशन भी थोड़ी नीचे लगती है, डिस्पाइट द सेकेंडरी शॉक्स टू द इकोनॉमी। एक्सचेंज रेट हमारा स्टेबल है। आपने देखा होगा कि एफबीआर ने अपने पूरे FY 26 के टारगेट्स भी मीट कर लिए हैं। सो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इकोनॉमिकली एज वेल। एंड अब हमें अगेन, जो पिछले साल हम लोग जनवरी फरवरी में कह रहे थे कि रिकवरी, लास्ट ईयर भी हमने मेरे ख्याल से काफ़ी ये इसके ऊपर आपके साथ जो सेशंस रहे हैं उसके अंदर हमने हम्म। ये बात यही की है कि रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट होगी। तो अब मेरे ख्याल से वापस हमने सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स भी देखी हैं, उसके अंदर भी यील्ड्स भी थोड़ी डिक्लाइन हुई हैं। हमारे पास इंटरेस्ट रेट कट की भी जगह बन गई है। अगला जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट चार्टर है कि तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट डिक्रीज कर देंगे, विच इज़ हम्म। 27 जुलाई। जाहिर सी बात है, लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू टेक प्लेस बिफोर दैट हैपन्स, बट मुझे लगता है कि फौरन फौरन करना, जिस तरह ऑयल प्राइसेस इन्होंने फौरन पास ऑन की थी, इस तरह ऑयल प्राइसेस वापस रिड्यूस भी की हैं। बट लेकिन जो बीच में जो 4-5 महीने गुजरे हैं, इसका इम्पैक्ट अभी भी है इकोनॉमी के अंदर। और डिस्पाइट इन्फ्लेशन कमिंग इन लोअर फॉर जून, फिर भी 11.1 का नंबर था, डबल डिजिट का नंबर था, और इसको नीचे आते हुए 1-2 महीने लगेंगे टू नॉर्मलाइज, जो कि पहले हम लोग 7-8 के करीब चल रहे थे। एंड FY 27 का भी जो आउटलुक है इन्फ्लेशन का, दैट ऑल्सो रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली, बिटवीन 8 to 9% उसकी रेंज आ जाएगी।
सो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जुलाई के अंदर, मेरा अपना पर्सनल व्यू, मार्केट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग हम्म। इंक्लिनेशन है कि 100 बेसिस पॉइंट शायद इमीडिएटली ही कट हो जाए जुलाई के एंड में। 27 को मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा। है, एक है सितंबर में। मेरा अपना व्यू ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे सारा कट नहीं कर दें, हम्म। और हो सकता है थोड़ा सा जस्ट टू सी हाउ थिंग्स पैन आउट, और हमारी इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है, कंपनीज ने कैसे, बजट भी इसके अंदर है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चेंजेस हैं। तो वो भी, उसका भी इम्पैक्ट हमें थोड़ा वाजा वाजे हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, एंड देन मे बी वी कैन हैव अ बेटर जजमेंट। बट मेरे ख्याल से इस टाइम जुलाई में, ऑल्दो ये मुझे पता है मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है और मैं चाहता हूँ ये हो, लेकिन मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली एज अ कंट्री हमें इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम देके सितंबर के अंदर थिंग्स विल बी क्लियर, एंड दैट्स आई थिंक वेयर यू शुड बी लुकिंग एट अ मेजर कट। वहाँ पे इन्फ्लेशन भी नीचे आ चुकी होगी, आपके पास जो पॉजिटिव रियल रेट्स हैं उसकी भी स्पेस बनी हुई होगी, उसके अंदर भी कोई कंसर्न नहीं होगा। जो आईएमएफ का जो स्प्रेड होता है उसके अंदर तकरीबन 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स का इंडिकेशन जो है। तो मेरे ख्याल से सितंबर में करना चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन जुलाई। Keeping all these things in view, I think the next major trigger for the market, apart from the positivity and the liquidity drive, is the FY26 के results। सारे जो FI कंपनीज हैं उनके results आएंगे। बैंक्स के रिजल्ट्स थोड़े पहले आएंगे, जून का है तो हो सकता हम्म। है कि हम लोग देखें कि अगस्त के अंदर सारे रिजल्ट आना शुरू कर हो जाए। एंड तो मेरे ख्याल से ये एक दो चीज़ें होंगी, और तीसरी चीज़ ये होगी कि क्योंकि हमने इतना पिवटल रोल प्ले किया है इस पूरे पीस प्रोसेस के अंदर, तो हम्म। पोटेंशियली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आइदर इन एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एनी इंडस्ट्री दैट वी आर looking at to expand, particularly the refinery sector, the E&P space, the mining space। अगर यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ या कोई मेजर अनाउंसमेंट हमें नजर आती है तो दैट विल एक्ट एज अ मेजर ट्रिगर एज वेल। तो ये है कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से मद्देनजर रखने वाली, एंड दीज आर द की ट्रिगर्स गोइंग फॉरवर्ड अहेड। लास्ट टाइम हमने दिसंबर के अंदर एक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट जो निकाली थी, उसके अंदर 2,16,000 का हमने टारगेट दिया था। हाँ। अबाउट 30,000 पॉइंट्स अवे फ्रॉम दैट राइट नाउ। तो मुझे लगता है वो मेरा टारगेट, हम लोगों का जो टारगेट है के ट्रेड का, वो मेरे ख्याल मीट से होगा। मीट हो जाएगा, एंड वी स्टैंड बाय दैट टारगेट राइट नाउ। हाँ, ग्रेट। और सर अभी मुझे ये बताएं कि अभी जैसे ये पीएसबीपी फंड्स के हवाले से जो चीजें हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट सुन रहे हैं कि शायद सिग्निकल स्टॉक्स के ऊपर अगर उसमें होता है तो वो एक पॉजिटिव खबर रहेगी, किस तरह से रहेगी थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से भी बताएं। देखिए, ये जो सिक्लिकल्स, पर्टिकुलरली यू टॉकिंग अबाउट सीमेंट्स राइट, तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है हम्म। has really been really strong in FY26 in particular। आपको पता है कि अभी तक भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमारा अफगान बॉर्डर खुला हुआ है या हाँ। नहीं है, एंड अफगानिस्तान हैज बिन वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर पाकिस्तानी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ। हम्म। अब वहां पे अगर सेल नहीं हो रही है तो आपने फोकस किया है लोकल डिस्पैचेस के ऊपर, एंड वो आई थिंक जो 11-12% की ग्रोथ हमने दी है इस साल, आई थिंक दैट इज फिनोमिनल। और अगर एक साल हम लोग पीछे चले जाएं, none of the कंपनीज के स्पॉन्सर्स भी, एवरी टाइम वी वुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, दे वुड बी इनिशियली, उन्होंने बोला था 4-5% आ जाए या ब्रेक इवन हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होगी। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब 4-5% देख रहे हैं। फिर हमने पता किया कि चीज़ें और बेहतर हो रही हैं, तो हम लोग 10-11% देख रहे हैं। तो द ईयर क्लोज्ड आई थिंक अराउंड 10 to 11% लोकल डिस्पैचेस ग्रोथ, विच इज़ फिनोमिनल इन माई ओपिनियन। और अब हम लोग आई थिंक FY21 के बाद जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन लेवल है उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं, विच इज़ अगेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव। पीएचडीपी के देखें, PSDP is a tool for government also, in order to balance their fiscal position as well। And उसके अंदर मेरे ख्याल से इस बार थोड़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस है इस बार particularly in order to utilize it for the correct projects। And when that happens, when there is recovery in the economy, our real estate will boom, our construction activities will increase, and infrastructure development will increase. Potentially a lot on the Balochistan side now that
अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ईरान के सैंक्शंस भी हट जाते हैं तो देयर इज अ हम्म, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस और एनडब्ल्यूएफपी के मतलब केपीके के अंदर भी। सो ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो सकती है, और वहाँ पे जो हमारी जो लोकल सीमेंट कंपनीज की डिमांड है वहाँ से जनरेट हो सकती है। सो आई आई बिलीव दैट FY 27 विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द सीमेंट सेक्टर। एंड कुछ कंपनीज जिनके पास थोड़ी बहुत डेट रह गई है उनके लिए भी पॉजिटिव होगा एज द इंटरेस्ट रेट कम कम डाउन फर्दर। सही, ग्रेट। और फिर जैसे अभी आपने बताया कि अभी रिजल्ट सीजन भी है, वो भी एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होगा। क्या लग रहा है कि रिजल्ट्स वाकई पॉजिटिव ट्रिगर होंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो उनका जो अभी क्वार्टर गुजरा है वो तो सारा जंग वाली कैफियत में गुजरा है, तो उससे रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट आएगा जब भी सारे आएंगे? देखिए, फॉर फॉर इंस्टेंस बैंक्स का 1Q का रिजल्ट जो आया था वो फिनोमिनल इसलिए आया था बिकॉज बहुत हम्म, सारे बैंक्स ने अपनी पोजीशंस थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बुक में स्क्वायर करके, बिकॉज उनको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया था तो बहुत हम्म, सारी चीज़ें नेगेटिव में आ रही थी उनके पोर्टफोलियोज के अंदर, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज के अंदर। बट उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने अपनी पोजीशंस थोड़ी ऑफलोड की इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड कैपिटल गेन टू सपोर्ट देयर हम्म, अर्निंग्स। जब इस तरह की सिचुएशन होती है बैंक्स का गो टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि भाई डिपॉजिट बढ़ाओ। हम्म, एंड तो सारे ऑल द बैंक्स आर फोकसिंग ऑन डिपॉजिट ग्रोथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून हमने देखा है कि वो इंटरेस्ट रेट के अंदर भी थोड़ी रियायत मिल गई, उनको यील्ड्स भी हमारी नीचे आ गई हैं। तो मेरे ख्याल से दैट वाज अ बिग पॉजिटिव एंड आई आई फील के हो सकता है कि रिजल्ट्स जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुरे आएंगे बैंक से वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं आएंगे। हो सकता है कि हम लोग देखें क्वार्टर क्वार्टर ब्रेक इवन हो जाएगा, या फिर अगर डिक्लाइन कुछ होगा तो बहुत ही मिनिमल डिक्लाइन होगा। ओके, ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा जस्ट टू कंटिन्यू द आंसर और जी जी। आंसर योर क्वेश्चन, E&P companies, I think हाँ, they will have phenomenal results this time around because उनकी जो अर्निंग्स लिंक्ड होती है फोर्थ क्वार्टर की, उसके अंदर ऑयल प्राइस से लिंक्ड होती है। ऑयल प्राइस की एवरेज अगर भी आप लगा लें तो तकरीबन 95-100 डॉलर्स के करीब ही आ रही है। उसकी हाँ, बेसिस के ऊपर सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट इंक्रीज 40-50% ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर। एंड वो आई थिंक हमें स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के अंदर भी नजर आ रहा है। OGDC PPL बोथ हैव परफॉर्म्ड phenomenally well, and I feel के then it also raises the possibility of higher dividends from them. सो हाँ, अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी फंडिंग की थोड़ी ज़रूरत है। ये हमेशा हर साल ही नोशन होता है कि गवर्नमेंट की होल्डिंग है इन कंपनीज के अंदर, दे पे आउट द डिविडेंड, गवर्नमेंट विल आल्सो रिसीव सर्टेन शेयर। सो हम्म, अभी अर्निंग्स भी इंक्रीज हो गई, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हायर पे आउट। इसके सही। अलावा सीमेंट्स में हमें पता है कि dispatches have been good in the last quarter, so that will continue going forward. सही, बिल्कुल। और जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज पे जो है हमसे सवाल पूछे गए, फौजी फूड और SSGC का शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म क्या टारगेट है? फौजी फूड्स, जी, फौजी फूड। देखिए फौजी फूड्स हैज बिन अ टर्न अराउंड स्टोरी फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड हाफ नाउ। हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट टारगेट प्राइस आपको नहीं बता रहा हूँ, बट आपको पता होगा कि ये किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था और अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इसने हम्म, ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर दिया है। नाउ ऑल आइज आर ऑन अर्निंग्स, अगर वो कंटिन्यूली पॉजिटिव वे के अंदर चलती रहेंगी। देखिए इनका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म, पर्टिकुलरली FFL का। डिमांड इज देयर, रेवेन्यू के अंदर कोई मसला नहीं होता इनका। जो इशू होता है वो होता है मार्केटिंग एक्सपेंस, बिकॉज दे नीड टू डू दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन मार्केट शेयर। तो अगर हमें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बेहतरी नजर आते हैं, इवन एट अ स्मॉल परसेंटेज, अगर हर क्वार्टर 1-2% उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो हमें इंक्रीमेंटली तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, हम्म, लेकिन अगर पिछले 3 साल से कंपेयर करें तो दैट्स अ ह्यूज जंप। And again, I continue, still feel that it's a turnaround story and it should be under coverage for a lot of companies. But मेरे ख्याल से it has a positive outlook. सही। और सर, ये SSGC के हवाले से है कि अभी हमने इसमें थोड़ी सी मोमेंटम भी देखी। तो ये क्या थी मोमेंटम? और अभी जो ईरान से जो गैस के हवाले से जो चीजें जो चल रहे हैं, अ, उसमें इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा? फ्यूचर का क्या है? कुछ इस तरह की कोई चीज नजर आ रही है फ्यूचर मोमेंटम में?
देखिए, एस एस जी सी की बात करिए ना, द स्विंग जी जी। कंपनीज, राइट। एस एस जी सी का जो प्रॉफिटेबिलिटी का दारोमदार है वो उनके एसेट नेटवर्क के ऊपर होता है। द मोर दे एक्सपैंड देयर नेटवर्क, द हायर द रिटर्न दे जनरेट एंड हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। दैट्स ये उनका जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही है। ये नहीं होता कि वो ज्यादा गैस बेचें या कम गैस बेचें, इट्स हिंज्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट है। ईरान पाइपलाइन के ऊपर बात कोई नई नहीं है। ऑब्वियसली इट गोज वे बैक। जब मैंने अपना 2008 में करियर शुरू किया था, उस टाइम से ये मैं सुन रहा हूँ कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में पाइपलाइन बिछ रही है। हम्म बट आई थिंक ऑन ग्राउंड देयर हैजंट बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। एंड अभी आई थिंक अगर उसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्ट करेंगे, तो हम्म वो उस मद में करेंगे कि ये जब इंटरनेशनल क्लैरिटी आ जाएगी, हमें सैंक्शंस ऑफिशियली हट जाएंगे ईरान से, ओनली देन वी कैन गो इनटू पोटेंशियली हायर ट्रेड विद ईरान। हम्म वन, ईरान का लास्ट जो हमारा सबसे हाई पॉइंट जो उनके साथ ट्रेड रहा है, वो आई थिंक 1.8 बिलियन डॉलर्स का रहा था, एंड दैट वाज इन 2013 या 2011 या 2013 के बीच में एक कोई साल था जिसके अंदर 1.8 बिलियन का ट्रेड हुआ था। एंड प्राइमरली वहाँ से जो इंपोर्ट्स होते थे वो ड्राई फ्रूट्स, और हम लोग उनको फूड एक्सपोर्ट करते थे, राइस, हम्म। व्हीट एक्सेट्रा। सो दैट रिलेशन कैन टेक ऑफ, और अभी जो हमारी ट्रेड की वैल्यू, अभी तो कुछ भी नहीं है, but it has the potential to increase. We'll have to see how the relationship between the governments pans out, and if the sanctions are lifted for Iran across the, तो एक दफा वो हट जाएंगे, then that will pay open ways to build upon this. तो उस वक्त तक, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। वो बेट करने के लिए तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे ख्याल से क्लैरिटी का वेट करना चाहिए इसमें। सही। और सर अगर यही सारी चीज जो एसएनजीपी के हवाले से भी होगी, या उसका थोड़ा सा अ, डिफरेंट है? अब ये देखें कि दोनों के नेटवर्क्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, इफ आई एम हम्म। नॉट मिस्टेकन, बट आई थिंक जनरली बिकॉज ऑफ द पोजिशनिंग, आई थिंक इट वुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सदर्न साइड। सही। और यहाँ पर फहद का सवाल है, हम वो ले लेते हैं। जी फहद, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मैडम। जी, जी, वालेकुम सलाम। सर एचबीएल इस प्राइस पे बाय करना चाहिए? Most definitely, sir. HB is looking very good, and they वर वेरी एक्टिव अप अंटिल दिसंबर। उसके बाद जाहिर सी बात है, मार्च के अंदर चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, तो ड्यूरिंग दीज टाइम्स बिगर कंपनीज सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट देयर नंबर्स एज वेल। बट मुझे लगता है कि इवन राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन HBL, एंड आई थिंक दे विल हैव अ डिसेंट रिजल्ट एज वेल। एंड आई थिंक वो ₹6 का जो इनका डिविडेंड है वो भी मेंटेन रहेगा, एंड देर ओके ऑन द कार। सो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड बाय राइट नाउ, बिकॉज प्राइस टू बुक पे अभी भी काफ़ी सस्ता है ये। और हमारी टारगेट प्राइस है इसकी तकरीबन आई थिंक 380 या 390 के करीब होगी। सही है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जी नुमान साहब, अपना सवाल करें। जी कामरान, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैम, मैंने पेल के बारे में पूछना था। अभी इसका समर जी। सीजन भी है, तो इसके क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट अर्निंग तक या नेक्स्ट क्वार्टर तक? सर अगेन, एक्टिव कवरेज में नहीं है हमारी, बिकॉज अगेन लॉट ऑफ सीजनैलिटी इन इट। इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज भी घूम रही हैं दैट देयर इज अ पोटेंशियल, कि ये अपना कंज्यूमर बिजनेस जो है उसका थोड़ा सा पोर्शन बेच दें। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के नाम इनसे लिंक थे। एंड समर में यस, असूलन तो आप बोलेंगे कि हाँ एसी ज़्यादा बिकेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, but there is intense competition in the market right now, and I don't think ये कुछ international brand से compete कर पा रहे हैं right now. On the export front, now that we have a much better relation with America, बीच में there was a टाइम कि इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मर्स जो बता रहे थे, एंड जो वो एक्सपोर्ट भी हुए थे, बट उसके ऊपर भी अभी तक सर्टेनिटी नहीं है, और वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा ख्याल करूंगा इस स्टॉक के अंदर, थोड़ी बहुत अपसाइड हो सकती है इसके अंदर इन द नियर टर्म,
बट लॉन्ग टर्म के लिए आई वुड स्टिल स्टिक टू ब्लू चिप कंपनीज। बहुत थैंक यू शुक्रिया सर। जी। एफ के अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम। सर मुझे मेरा सवाल ये था कि एमटीएल मिलेट ट्रैक्टर का आउटलुक क्या लग रहा है आफ्टर जो बाइक्स का कुछ इन्होंने किया है एक्सपेंशन मोड ना। तो व्हाट डू यू सी इन 6 months टाइम फ्रॉम नाउ एमटीएल मिलेट ट्रैक्टर। सर देखिए, मिल्लत ट्रैक्टर जो है ना, इसका जो दारो मदार है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक तो नंबर वन, एवरी बजट देयर इज जनरली एन अनाउंसमेंट बाय द पंजाब गवर्नमेंट और द सिंध गवर्नमेंट कि भाई इतने ट्रैक्टर्स के हम फराहम करेंगे अपने फार्मर्स को। बट इस बार बजट के अंदर इस तरह की वाजे तौर पे कोई चीज़ अनाउंस नहीं कही गई थी कि कोई ट्रैक्टर स्कीम अनाउंस हो रही है कि 8,000 10,000 ट्रैक्टर हम लोग सब्सिडी पे देंगे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दूसरा चक्कर इसका ये है सर कि ये हो तो जाता है, लेकिन जो इनके रिफंड्स होते हैं जो इनको क्लेम करते हैं वो इनको रिलीज नहीं होते हैं। तो अगर आप इनकी बैलेंस शीट भी उठा के देखेंगे, बहुत सारा पैसा इनका वहां पे फंसा हुआ होता है। और ये एक जमाने में 800 900 रुपए का आइटम होता था, आज मेरे ख्याल से तकरीबन ये 300 रुपए का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक सेकंड, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल। मैं इसकी बस स्प्लिट हुआ है ना प्राइस। सर स्प्लिट हुआ है ना। जी जी जी, स्प्लिट स्प्लिट हाँ, भी ये हो गया है। स्प्लिट तो हो वो जो है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे नज़र आ रही है, अनलेस एंड अनटिल इस पे कोई मटेरियल डेवलपमेंट आती है। मेरे ख्याल से ट्रिगर पॉइंट नहीं है। और ये जो ईवी ईवी वाला जो है ना, आप जो कह रही हैं ये स्कूटर्स वगैरह के अंदर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अभी तक ट्रूली टेक ऑफ नहीं किया है राइट नाउ, एंड इट्स नॉट वेरी कंड्यूसिव राइट नाउ। लोगों को मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही है इसके अंदर। सो अनटिल एंड अनलेस वहां पे या तो सेल हमें दिखना शुरू हो जाए, इसके ऊपर हम लोग बेट नहीं करेंगे। अच्छा सर एक चीज और आपकी जो स्ट्रेटेजी थी 2026 की जी उसमें जी पीएसओ का आपने टारगेट प्राइस 626 रुपये बताई। तो जी सर। राइट नाउ इट इज 350 अराउंड 350 ना। तो जी वो टारगेट प्राइस किस दिसंबर की होती है जून की 27 की होती है दिसंबर 26 की होती है सर। सर, ये होगी FY 27 की, मीन्स जून जून 27 की। अगले अगले साल जून की जी। अच्छा तो इसमें 626 रुपये आ रही है तो इट इज पॉसिबल इट कैन अचीव दैट फिगर। सर देखिए, फंडामेंटल वैल्यू उसके अंदर हमने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी सर्कुलर डेट के ऊपर। आपको याद होगा कि जी जी। गवर्नमेंट एक कोई मैकेनिज्म बना रही है जहाँ यहाँ से ये सारी क्लियर हो जाएगी, बिकॉज पीएसओ का मसला ही सारा सिर्फ सर्कुलर डेट है जो इनका पैसा फंसा हुआ है। वो अगर आज हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट से हटा देते हैं तो मेरे ख्याल से इनकी अर्निंग्स के अंदर सिग्निफिकेंट जंप आ जाता है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है। बीच के अंदर थोड़ी बहुत इनको पेमेंट्स आ जाती हैं, बट वो अगेन इनका जो धंधा होता है उसके अंदर चलता था। एज अ कंपनी इन इट सेल्फ पीएसओ बहुत डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। इनकी एक कोई सब्सिडी कंपनी भी है सरिज्मा, उसके अंदर भी है। पीआरएल भी है इनके पास, उसके अंदर भी सर्टन शेयर है इनका। एंड वहाँ पे हो सकता है कि रिफाइनरी पॉलिसी के अंदर हो तो वहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एक अर्निंग एस्पेक्ट निकल आए। बट इन द नियर टर्म राइट नाउ जो ये बीच में जो चलना भी शुरू हुआ था वो यही सर्कुलर डेट के ऊपर चलना शुरू होगा तो क्लियर हो जाएगा। और इनकी जब ये सर्कुलर डेट क्लियर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, उससे अर्निंग बढ़ जाती है। ओएमसी मार्जिन्स जो हैं, अब पीएसओ के नए रिस्क आ गए हैं। ओएमसी मार्जिन्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, उम्मीद है कि इस साल थोड़े से रिवाइज हो जाएं। लेकिन उस पर भी आई थिंक गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दे दी है कि अनलेस एंड अनटिल के आप जितने भी आपके ट्रक्स वगैरह हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर इसको जब तक वो डिजिटलाइज नहीं कर देते और हर सारी चीज़ें ट्रैक नहीं करते हैं आप ट्रैकर्स के थ्रू, जब तक हम लोग आपका ये ओएमसी मार्जिन इंक्रीज नहीं करेंगे। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर पीएसओ बट इट्स फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। तो अगर इंडस्ट्री मिल के अक्रॉस द बोर्ड, एंड दिस इज वन रीजन फॉर दिस इज टू कर्ब द स्मगलिंग इन द कंट्री, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ईरान बॉर्डर ऑफ फ्यूल। हेलो। ये जब इसके ऊपर कोई काम होगा तो वो हमें वहां से थोड़ी सी अपसाइड मिल सकती है। और सर्कुलर डेट की अगर कोई क्लियरेंस आएगी तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, वहां से थोड़ी सी अपसाइड मिल सकती है। बट अनलेस एनीथिंग डेवलप्स ऑन दैट फ्रंट, इनका एक मेजर चैलेंज जो अब आ गया है पीएसओ का, आपने देखा होगा कि गो के आज बल्कि ओएमसी के नंबर्स भी आए हैं, उसके अंदर अगर साल के नंबर्स देखें हम लोग तो पीएसओ और शेल and Hascol have lost market share. Go और Atak Petroleum have gained market share. तो एक ये भी कंसर्न है, लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स आर कमिंग एंड
अगर ये लोग बड़ी कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज चाहें तो दे कैन रियली exercise the financial muscle they have and offer very tough competition to them. तो हाँ, फंडामेंटल वैल्यू बनती है उसकी। ये जाएगा नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। और इन द नियर टर्म मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। So अर्निंग्स what? जो है इसकी FY 26 की आए वो अच्छी आए। फोर्थ क्वार्टर की इन्वेंट्री गेन्स होंगे उसके अंदर, उसकी अर्निंग्स के ऊपर पोटेंशियली इसके अंदर थोड़ी रैली आएगी नियर टर्म के अंदर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी So डेवलपमेंट। what do you foresee regarding the circular debt? It will be resolved nearby or time लगेगा उसमें? सर 20 साल हो गए। Circular. सर 20 साल हो गए, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम और लगेगा। बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल का। और ऐसे यहाँ पर बीओबी के हवाले से आया है कि इनकी रेटिंग जो है वो पाक्रास हाईएस्ट रेटिंग आई है, और ट्रिपल ए उनको दिया गया है। तो इसके बाद जो है, और काफी दिन से हम देख रहे थे बीओबी थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड में था, बहुत स्टक था। इसके बाद क्या लग रहा है, क्या मोमेंटम हम इसमें देख सकते हैं? देखिए, अब हमारा जो नैरेटिव है वो यही है कि गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स विल प्रॉब्ली सी रेट्स कमिंग डाउन। तो हम्म। इस बीओपी का सबसे बड़ा मसला है कि इनके जो करंट अकाउंट्स हैं वो काफ़ी लो हैं। एंड तो बाकी जो अकाउंट्स हैं इनके वो कॉस्टली अकाउंट्स होते हैं। तो हम्म। अमूमन जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो इनकी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होते हैं वो काफ़ी नीचे आ जाती है। तो सही। दैट इज़ अ वन पॉजिटिव फॉर द बैंक। एंड मेरी उम्मीद यही है कि अभी तक उन्होंने पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स के अंदर बेहतरी आई है। अगर हम लोग देखेंगे कि जून के रिजल्ट्स में भी वो बेहतरी कंटिन्यूड है तो फिर मेरे ख्याल से एक नया रैली बन सकती है। बट एट द सेम टाइम इसको बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल, आप उन बैंक्स को देखें देखते हैं जिनका आरओई सिग्निफिकेंटली हाई होता है। फॉर इंस्टेंस यूबीएल एंड मीज़ान। जाहिर सी बात है उस लेवल का हम लोग प्राइस टू बुक मल्टीपल इनको नहीं दे सकते। हम्म। और अगर मेरे ख्याल से दे मिड टियर के का मल्टीपल देंगे तो मेरे ख्याल से इट्स स्लाइटली फेयरली प्राइस राइट नाउ। सही। यहाँ पर एक सवाल हम और ले लेते हैं जी। कामरान जफर, अपना सवाल कर लीजिए और प्लीज जरा शॉर्ट सवाल अस्सलाम वालेकुम कीजिएगा। सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम सर। सर मुझे पता करना था, एक मैंने सर्विस लिया हुआ है 2365 रुपए का, वो मुसलसल डाउन जा रहा है। और इसके अलावा जो है ना, कोई मुझे रेकमेंड कर दीजिए सर, जो मैं न्यू ट्रेडर हूँ, कि कौन से मैं जो है ना परचेज करूँ शेयर। आपने अभी कौन सा लिया हुआ है? सर्विस लिया हुआ है सर 2365 रुपए का, सर्विस। वो मुसलसल डाउन जा रहा है 2365। जी जी जी। देखिए, सर्विस जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड अभी जो इनका एक रीसेंट सब्सिडी भी है उसका भी अभी आईपीओ हुआ है, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स का। तो उसके अंदर भी स्टेक है इसके। इट्स अ ब्लू चिप कंपनी, मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे कोई एग्जिट लेना चाहिए। थोड़ा सा सब्र रखें, मेरे ख्याल से इसकी प्राइस वापस ऊपर आ जाएगी। ठीक है सर, कोई शेयर रेकमेंड कर दीजिए जो मैं ले सकूं, जिसमें कुछ फायदा हो सके मुझे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। सर अब मेरे ख्याल से ब्लू चिप कंपनीज पे फोकस करें। यूबीएल बैंक देखें, मीज़ान बैंक देखें, लकी सीमेंट देखें, ओजीडीसी देखें। ये जो हमारे कंट्री की ब्लू चिप नेचर होती है ये लॉन्ग टर्म भी होती है। और हमें पता है कि इनका पाकिस्तान का बहुत सारा दारोमदार इनके ऊपर है। दीज आर वेल रन कंपनीज, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड दे आर ऑल्सो पोइज्ड टू ग्रो गोइंग फॉरवर्ड। तो इन कंपनीज के अंदर फोकस करें आप प्लीज़। अच्छा सर, ये आज जो रेट इनके चल रहे हैं, इस पर बाय कर सकते हैं हम या वेट करें? सर देखिए, आप ट्रेडिंग के व्यू से करेंगे तो मैं वो उसकी साइकिल्स थोड़ी अलग होती हैं। बट मैं तो आपको लॉन्ग टर्म फंडामेंटल वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप ले लें और वो छोड़ दें, वैल्यू जनरेट करेंगे। अगर वो आपका नज़रिया है तो फिर आप ज़रूर बाय करें इन रेट्स पे भी। जी, ट्रेडिंग के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। सर देखिए, ट्रेडिंग के लिए जो आपका ब्रोकरेज हाउस है इस तरह मैं वो नहीं दे रहा। हम लोग जो है एक फंडामेंटल स्टांस देते हैं कंपनीज के ऊपर, उसी के ऊपर फोकस करते हो। इस तरह मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता।
बहुत ठीक है शुक्रिया। सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब जी। और सिर जैसे हमारी बात हो गई है सारी कि आगे जो है जो रिजल्ट सीजन है ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स आज आपने हमें बताए कि जिसकी वजह से जो है आगे मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी। बट अभी लॉन्ग टर्म के लिए हम बिल्कुल सबको बोल रहे होते हैं क्योंकि फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही जो है वो अच्छी होती है। बट हमारी मार्केट है यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म के अलावा जो है मीडियम टर्म पे भी लोग जो है काम कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म पे भी कर रहे होते हैं। तो जो इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कहेंगे, उनको क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? देखिए, ब्रोकरेज रन्स वेरी डिफरेंटली, हम्म। एंड हम लोग एक होलिस्टिक व्यू ऑन द इकोनॉमी ज़रूर लेते हैं, हम्म। बट एक्टिविटी इन द मार्केट जो होती है वो हमारी जो इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ब्रोकरेज हाउसेज होती हैं उनकी सेल्स टीम्स भी ड्राइव कर रही होती है। हम्म। So a lot of the flows and potential trading opportunities वो सेल्स का डोमेन होता है प्राइमरली। हम्म। हम लोग उनको ये बता सकते हैं कि हाँ, फंडामेंटली द कंपनी इज डूइंग वेल, कंपनीज एंड उसके अंदर हमने वैसे भी बताया द सेक्टर्स दैट वी लाइक, द कंपनीज दैट वी लाइक, वी हैव released official reports on it as well. तो रिसर्च का बहुत ही थोड़ा नियर टर्म व्यू नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म व्यू फॉर लॉन्ग टर्म। दीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। यू नीड टू यू नो contact their respective sales department. ओके। और फिर ये यहाँ पे सवाल भी आया है उबे का बिजनेस के हवाले से। उन्होंने पूछा है कि व्हाट उबे बिजनेस, उनका बिजनेस मॉडल क्या है उनका बिजनेस? ये देखिए, इसको मैंने बहुत ज़रा एनालाइज नहीं किया है, ओके। एंड इट्स रिसेंटली इन ट्रांजिशन एज वेल, सो आई एम नॉट वेरी सर्टन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन दैट कंपनी राइट। सही। अच्छा जहीर साहब जी जल्दी से कर लें अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम नादिया और सर, आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी 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 सर। आलम साहब। अच्छा सर, मैं दो शेयर्स में ज़रा बुरी तरह स्ट्रक हूँ, एक एसटीएल है और एक यूसुफ वीविंग। तो काइंडली ये कब तक चलेंगे सर, इनके बारे में ज़रा बता दें। सर ये दोनों जो है, आपने लोग, स्टील सेक्टर इज स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट राइट नाउ, बट उम्मीद है कि दिस फाइनेंशियल ईयर FY 27 के अंदर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी। यूसुफ वीविंग के अंदर आई डोंट नो इफ इट्स ऑपरेशनल और नॉट राइट नाउ, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ वेरी big company that investors ask about. What you can do is pivot towards other stocks. And जैसे मैंने अभी भी मेंशन किया, there is a lot of opportunity. हमारी जो वैल्यूएशन शीट होती है वो भी अपलोडेड होती है हमारे लिंक्डइन पेज पे, आप वहाँ पे जाके देख लें, सारी रिकमेंडेशंस होती हैं हमारी ऑफिशियल। तो एसटीएल को सर क्या अभी इसको होल्ड करूं, क्योंकि एवरेज भी नहीं कर सकता मजीद, इसमें फिर इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी। एसटीएल का क्या कर सकता हूं सर? सर ये जाहिर सी बात है, किसी ने आपको रेकमेंड किया होगा, तो या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने आपको रेकमेंड किया होगा। प्लीज़ उनसे एडवाइस करें कि भाई या तो इसको मुझे बेच के कुछ और दिलवा दो जहाँ से मेरा लॉस रिकवर हो सके। सही। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर आपने हेस्कॉल का जिक्र किया था, तो यहाँ पर तो ये हेस्कॉल का सब कुछ है पर टी चल नहीं रहा है, क्या वजह है? अगेन देखें, ये बहुत ही सेल्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अच्छा। जो फंडामेंटल मैं आपको बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ दैट लेटेस्ट नोटिसेस दैट वीव सीन दैट द रिस्ट्रक्चरिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीट और इज कंप्लीटेड, एंड बट द रिजल्ट्स जो आएंगे उसी के ऊपर दारोमदार होगा। लास्ट रिजल्ट के अंदर तो द इक्विटी वाज स्टिल नेगेटिव, तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिफोर द कंपनी equity is in positive, and we'll see how that pans out going forward. ओके से। और सर लास्ट में आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? मेरी टॉपिक्स अगेन इट्स द सेम, हम्म। OGDC PPL, बैंक्स के अंदर UBL, बैंक अल फलाह, मीज़ान बैंक, नेशनल बैंक, HBL, अगेन सेक्टर वेट के हिसाब से इनको एलोकेट करना चाहिए। सीमेंट्स के अंदर लाइक लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, मेपल लीफ, विद डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स, DGKC ऑल्सो,
FFC, Hapco, Sasgar, and potentially systems as well. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।